निबंध लेखन को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों में बहुत सारे भ्रम भी हैं, एक डर है और उनको लगता है कि शायद वो निबंध लेखन नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये बात तो सत्य है, आईएएस और स्टेट पीसीएस, जितने भी आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम है सभी पर निबंध लेखन आता है आपका, है ना। सभी पे निबंध लेखन है, सभी पे निबंध लेखन का अलग अलग वेटेज है। आईएएस और स्टेट पीसीएस एग्जाम और समीक्षा अधिकारी एग्जाम जो होते हैं वहां पर भी निबंध लेखन आता है। हिंदी का जो सेशन है वहां पर पूछा जाता है और यहां तक कि निबंध लेखन का वेटेज कई परीक्षाओं में बहुत ज्यादा है। जैसे आईएएस हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया। अभी बीपीएससी में हाल ही में जो है निबंध लेखन का बहुत अच्छा महत्व जोड़ा गया। एमपीपीएससी हो गया, यहां पर भी निबंध लेखन है आपका। बाकी सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस एग्जाम, जेपीएससी, आरओ एग्जाम, इन सभी पे निबंध लेखन का एक बहुत बड़ा वेटेज है। तो आज का सेशन, यदि आपको निबंध से डर लगता है, निबंध आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है, तो आज का सेशन आप सभी का है। आज इस समस्या का संपूर्ण समाधान हम करेंगे। यदि आप आईएएस या स्टेट पीसीएस एग्जाम या जिन परीक्षाओं में निबंध आता है, बहुत सारे जुडिशियल एग्जाम होते हैं वहां पर भी निबंध आता है, शुरुआत की मेरी आधारभूत क्लासेस जो हैं आपके निबंध को लेकर के, ये आपके लिए सभी के लिए समान है, बहुत कारगर तरीके से काम आपको आएंगी। इसके बाद एग्जाम वाइज निबंध की रणनीति अलग अलग हो सकती है। जैसे आईएएस के लिए निबंध की रणनीति अलग होगी, लेकिन जो फंडामेंटल है वो सभी का बेसिक बराबर है। इसलिए शुरुआत की मेरी ये जो आधारभूत क्लासेस हों, ये आप सभी को बहुत गंभीरता पूर्वक करना है। ये पहली क्लास है, इसलिए इत्मीनान से इस पूरी क्लास में बैठिए। दरअसल समस्या क्या है, मैं पहले आपको प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। आपको ये लगता है कि हमें निबंध का अर्थ ही नहीं समझ में आता कि इसमें लिखना क्या है। कई सारे अमूर्त निबंध भी आते हैं ना, है ना। बीपीएससी ने तो अलग ही जो है स्थानीय भाषा में लोकोक्तियों से निबंध पूछना चालू कर दिया है। तो पहले तो अर्थ ही नहीं समझ में आता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। ये नहीं समझ में आता कि मुख्य विषय वस्तु को कैसे लिखना है, प्रस्तावना कैसे लिखना है, विषय से जुड़े हुए बिंदुओं को कैसे खोजें, कैसे निबंध की रूपरेखा बनाएं, कैसे हम निष्कर्ष लिखें, कैसे निबंध को एक बार रिव्यू करें, कैसे उसकी भूमिका लिखें। ये सारे पक्ष हैं जो आप सभी के दिमाग में एक भय का वातावरण बना चुके हैं। आपके लिए एक निबंध बड़ा चैलेंज बन चुका है और ये सब आप महसूस करते हैं कि भाई ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और बताता हूं, अच्छा, आज तक आप में से बहुत सारे बच्चों को निबंध आया क्यों नहीं, आप लिख क्यों नहीं पाए? बहुत कम होगी संख्या जिनको निबंध लेखन से डर नहीं लगता है। कारण बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा आपको हो सकता है मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन फिर भी सच्चाई है, रियलिटी है, बताना पड़ेगा। रियलिटी यह है कि आज तक आपने निबंध लेखन नहीं किया है, आपने लिखा ही नहीं इस सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को आपने महत्व ही प्रदान नहीं किया। आपको लगता है ये अपने आप हो जाएगा, ये स्वतः हो जाएगा, एग्जाम वाले दिन आपको स्वतः ही आपकी लेखनी चलनी चालू हो जाएगी और वो 500, 600, 1000, 1200 शब्दों में जाके रुकेगी। आपने ना तो कभी प्रस्तावना कैसे बनानी है इस पे काम किया, ना तो आपने कभी जो मुख्य विषय है उसके बारे में चर्चा की, ना आपने कभी उपसंहार को बैठ करके सोचा कि इसमें क्या लिखा जाता है। तो मेरा बस सिर्फ इतना आपसे कहना है कि आपने आज तक लिखा ही नहीं है निबंध। जब आपने लिखा कब होगा, जब आप एकेडमिक में थे। हो सकता है गाय का निबंध लिख डाला हो आपने, दीपावली पे निबंध लिख डाला हो, ऐसे निबंध लिख करके आप आए होंगे, कृषि पे निबंध लिख डाला हो। लेकिन अब जो है ये आपके चयन की बात है, आपके विचारों को व्यापक स्तर पर समझने की बात है। वो निबंध ही एक माध्यम है आयोग के पास, जिसके माध्यम से आपकी विस्तृत किसी एक मुद्दे पर आपके सभी दृष्टिकोणों को, सभी आयामों को जानने का जो है आयोग को जो है मौका मिलता है। निबंध एक बंधन रहित रचना है जो नियमों से बंधी होती है तो बंधन रहित, लेकिन उसमें भी नियम है, उसमें भी एक क्रम है, एक क्रमबद्धता है। ये अपने आप में बहुत ऐसी खास रचना जिससे आपके सभी विचारों को एक जगह पे देखा जा सकता है। आप सभी आयामों में लिख सकते हैं किसी चीज को। मैं आज इस पे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली बात है, यदि आप मुझसे पूछें कि भाई आपका निबंध लेखन कैसे होगा, तो मैं सत्य आपको यही बताऊंगा कि निबंध लेखन तो लिखने से होगा। ना तो मेरे लेक्चर से हो जाएगा, ना तो आप कोई मोटी किताब खरीद लाएंगे उससे हो जाएगा, ना तो आप किसी कंटेंट को रट लेंगे और रट करके आपको लगता है कि आप सारा लिख देंगे, तो भी नहीं हो पाएगा।
निबंध एक स्वतंत्र चिंतन है। आज आप मेरी बातें सुन लें, बहुत बातें आपको अच्छी लगेंगी, लेकिन अच्छी लगने के बाद आप उनको अप्लाई नहीं करोगे तो आप यहीं के यहीं बैठे रहोगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। निबंध आपके लिए दूर की कौड़ी अभी भी है, तो निबंध आपके लिए दूर की कौड़ी बाद में रहेगी। तो पहली बात, एक कटु वचन आप लोग सुन लीजिए, यदि आप निबंध लिखने की हिम्मत नहीं जुटाएंगे, निबंध नहीं लिखना चाहेंगे, तो निबंध आप कभी लिख नहीं पाएंगे। मैं आज आपको तरीके बता दूंगा, पद्धति बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा कि आप निबंध कैसे लिखेंगे, एक अच्छा निबंध कैसे लिखेंगे, ये सब कुछ बता दूंगा। लेकिन उसको बताने के बाद यदि आपने अप्लाई नहीं किया, निबंध लिखा नहीं, इसलिए सेशन के प्रारंभ में ही मैं आप सभी से यह संकल्प दिलवा रहा हूं कि आप सभी 15 दिन में एक निबंध, महीने में 2 निबंध, ताकि एक साल में 24 निबंध हो जाएं, आप लिखने का अभ्यास करेंगे। संकल्प लीजिए, सैटरडे का दिन हो सकता है, संडे का दिन हो सकता है, दिन अपने हिसाब से चुनो, मुझे कोई समस्या नहीं है। आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे बैठ करके आप एक पर्टिकुलर विषय वस्तु पर आप निबंध लिखेंगे। भाई सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझको ये संकल्प आप दें ताकि मैं आगे का सेशन आरंभ करूं, तब तो कोई बेनिफिट होगा। कि आप 15 दिन में कोई एक टॉपिक लेके, आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई भी टॉपिक उठा लिया, महिला सशक्तिकरण, जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक हैं, आपदा प्रबंधन से टॉपिक उठा लिया, करंट अफेयर से टॉपिक उठा लिया, एग्रीकल्चर से उठा लिया, विज्ञान प्रौद्योगिकी से उठा लिया, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से निबंध आता है। आप उन टॉपिक को लेकर के आप निबंध लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आप ये वादा करें तो मैं आगे आपको निबंध को लेकर के सभी विषयों पर चर्चा करूं, तब तो बेनिफिट है। यदि आप केवल ये करेंगे कि यहाँ पे चलो ठीक है क्लास में सुन लेते हैं, सर ने बातें बता दी, अब तो हम भैया आईएएस में जाकर के 1200 शब्दों का निबंध लिख पाएंगे, अब तो हम यूपी पीसीएस में जाकर 700 शब्दों में निबंध लिख पाएंगे, अब तो हम बीपीएससी में जाकर वहां पर भी 600-700 शब्दों में लिख पाएंगे, नहीं हो पाएगा। मैं आपको लिखित तौर पे देता हूं, कहीं पे लिख लो, मैं यदि लिखोगे नहीं होगा ही नहीं, कभी जिंदगी में निबंध नहीं लिख पाओगे। तो निबंध लिखने की सबसे पहली रणनीति, सबसे सुस्पष्ट रणनीति, निबंध लिखना आरंभ कीजिए। निबंध लिखना आरंभ कीजिए, यह है पहली रणनीति और सबसे कारगर रणनीति बता रहा हूं। अब यहां पे कमेंट सेक्शन में सब कह रहे हैं सर मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मैं चलिए एक बात और आप लोगों को ले देता हूं कि मैं हर 15 दिन में एक टॉपिक भी आपको दे दूंगा कि भाई ये टॉपिक है, इस टॉपिक पे आप निबंध लेखन करिए। आंसर राइटिंग का सेगमेंट हमारा चल ही रहा है, तो उत्तर लेखन में आजाद आईएएस एकेडमी के इसी उसमें मैं आपको एक निबंध का टॉपिक दे दूंगा कि अच्छा ये निबंध का टॉपिक है, आप उसको लिख करके भेजेंगे मुझे, आप उसको लिख करके भेजेंगे मुझे, तो मैं निबंध आपका चेक भी करूंगा। ऐसा नहीं कि चेक नहीं करूंगा, चेक करके आपको दे दूंगा। जो हमारे ग्रुप बने हुए हैं, आईएएस वाले आईएएस में भेजें, यूपी पीसीएस वाले यूपी पीसीएस में, बीपीएससी वाले बीपीएससी में, तो बात बन सकती है। तब तो हमारी दोनों की बात बढ़िया रहेगी। मेरा यहाँ पढ़ाना सही रहेगा और आपका पढ़ना भी सही है, आप निबंध सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं इतना प्रॉमिस कर सकता हूँ कि 15 दिन में निबंध को लेकर के एक आपको टॉपिक में बता दूंगा। बट मुद्दा वही है कि आप प्रॉमिस करिए, ये वादा करिए कि आप निबंध लिखोगे। ठीक है, निबंध लिखेंगे तो बात बन जाएगी। सब कह रहे हैं कि सर बिल्कुल निबंध हर संडे नहीं भाई, दीक्षा शर्मा जी, हर संडे नहीं, हर संडे की नहीं, ज्यादा नहीं खाना, 15 दिन में एक, बस महीने में 2 लिख दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। महीने में 2 लिख दो, आप सभी इतना भी करने लग गए तो धन्य हैं आप लोग। फिर इसके बाद आपकी मर्जी, हर संडे लिखो, महीने में 4 लिख दो, बहुत बड़ी, कौन से बड़ा, कोई आफत नहीं आ जा रही। लेकिन आपको पता है कितना बड़ा वेटेज है, कितना बड़ा वेटेज है। कहीं पे 200 नंबर का है, कहीं 250 नंबर का है, कहीं 300 नंबर का है, ये स्थिति है। कहीं पे 120 नंबर का है, कहीं 150 नंबर का है, ये कंडीशन है निबंध की। तो अच्छा खासा वेटेज है, महत्व तो है इसका। और यदि निबंध लिखना सीख गए तो उत्तर लेखन वैसे भी आपका अच्छा हो ही जाएगा। जब उत्तर लेखन अच्छा होगा तो निबंध लेखन भी अच्छा हो जाएगा। मेरे साथ
लिखना सीखे वाला जो कार्यक्रम था उससे जुड़ करके कितने बच्चों ने, पिछले सेशन में भी निबंध बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो निबंध की पहली रणनीति लिख लो भाई अपनी कॉपी में कि 15 दिनों में एक निबंध कम से कम लिखना है। बाकी आपकी मर्जी, 2 लिखो 3 लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 15 दिन में एक निबंध लिखने का बिल्कुल प्रण करना है, तभी निबंध अच्छा हो पाएगा। और निबंध यदि अच्छा हो पाएगा तो सिलेक्शन के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट चीज होगी। वीरप्पन यादव जी बेटा, आपका तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छा है और आप कोशिश नहीं करेंगे, आप लिखोगे ही, लिखना ही है। कोशिश से बात नहीं बनेगी। कोशिश करने वालों की हार तो नहीं होती है, लेकिन कोशिश करने से बेहतर है कि हम कर ही डालें चीज़ों को, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी से पहला जो है स्टेप था, पहला स्टेप। मैं बहुत देखिए क्लियर पर्सन हूँ, आप सभी जानते हैं कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ, मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूँ। तो मुद्दा सबसे पहले यही है, ठीक है। अब देखो निबंध लेखन को लेकर मैं क्रमवार कई सारे सेशन लूँगा। आज पहला सेशन है। पहले सेशन में मैं बहुत ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं, मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि अच्छा निबंध की परिभाषा ही आपको बता दूँ, अभी नहीं, वो बाद में, बाद की बात है कि बाद में मैं आपको, पहले मैं आपको सीधा हिट करता हूँ पॉइंट पे, सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ना मैं अभी सिलेबस दिखाऊंगा, ना मैं अभी कुछ करूँगा। मतलब सिलेबस का मतलब अभी मैं स्टेट वाइज मैं ये काम भी करूँगा कि आपके जितने भी आयोग हैं, आईएएस और स्टेट पीसीएस जितने भी हैं, सभी का पाठ्यक्रम में निबंध कहाँ पे है, कितना महत्व है, इस पे भी डिस्कस कर दूंगा। बट मैं आज के सेशन में आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए, आज आप कुछ समझ जाएं, आज कुछ आपको लग जाए कि हाँ भाई ऐसा होता है काम, तो ऐसे कुछ विषय वस्तु बता दूंगा आपको, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें आपको बता दूंगा ताकि आपके दिमाग का जो है एक बार वो जो कचरा लगा हुआ है निबंध को लेकर वो साफ हो सके, क्लीनिंग हो सके, आपको लग सके कि हाँ भाई हम जो है निबंध लिख पाएंगे, ठीक। चलिए आते हैं निबंध को लेकर डिस्कशन करते हैं और इत्मीनान से मेरी हर बात को समझते हैं। चलिए अब आप लोग शायद सभी लोग तैयार हैं। इतने एग्जामों को टारगेट कर रहा हूं मैं, आपके सामने ये सारे एग्जाम हैं, इनको टारगेट कर रहा हूं। आईएएस का निबंध लेखन बहुत शानदार करा दूंगा। आईएएस में देखिए स्तर थोड़ा सा आप है, वहां पर अमूर्त स्तर के निबंध आते हैं, कई बार दोनों के दोनों 2 सेक्शन में आते हैं, दोनों के दोनों अमूर्त आ जाते हैं। यूपी पीसीएस में 3 सेक्शन होते हैं निबंध के। ये सब चीजें जब सिलेबस डिस्कस करूंगा तब बात करूंगा। आरओ में भी 3 सेक्शन होते हैं, बीपीएससी में भी 3 सेक्शन कर दिए, और इसमें तो लोकोक्ति से भी एक निबंध पूछता है। एमपीपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी, सीजीपीएससी, आरएएस और अदर जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है और जहां पर भी निबंध आता है सभी के लिए है, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा सर हमारे लिए नहीं है। ये बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लास हैं, सभी के लिए है, फाउंडेशन क्लास है, और जो सजेशंस हैं सबके लिए है। देखो एक तो ये यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया है निबंध का, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही ना हो, आज तक देखा ही ना हो, तो मैं दिखा भी देता हूँ। ये यूपीएससी ने एक पाठ्यक्रम दिया है निबंध को लेकर के कि निबंध को लेकर आयोग क्या डिमांड करता है, और जो यूपीएससी ने दिया है वो सभी के लिए काम आ जाएगा। हाँ, यूपीपीएससी को लेकर हर चीज सब में। सुनीता सागर जी यूपीपीएससी में 700 शब्दों में है। इस पे हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। आज कुछ ऐसा सीख लो, शब्द कितने हैं, आपके यहाँ पे निबंध का लेकर क्या वैल्यू है, सब आ जाएंगे अगले सेशन। पहले बस ये समझ लो कि निबंध का डर आज समाप्त करना है मुझे। कुछ हद तक आपको क्या करना है, निबंध का डर आपका समाप्त करना है। कुछ आपको ऐसा सिखा के जाना है जिससे आपको ये लगने लग जाए कि हाँ सर 15 दिनों में एक निबंध लिखना अब हम शुरू ही कर सकते हैं। अभी जो हमारे अंदर एक डर है, आज मैं आपका देखो, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है ना तो पहले नींव खोदी जाती है, तो आज पहले नींव खोदने का काम करेंगे, फिर पिलर्स लगाने हैं उसको। पिलर्स नीचे जितना गहरे पिलर्स होंगे उतनी ऊंची हाइट होगी, तो फिर पिलर्स बनाएंगे, ठीक है। फिर उसमें अच्छे से कंक्रीट और लोहे का प्रयोग करेंगे। जितना मजबूत कंक्रीट लोहा है वैसे वो कंटेंट है आपका कंक्रीट और लोहा, है ना, उतनी अच्छी इमारत बनेगी। तो निबंध आप सभी के लिए पहले मैं अभी फाउंडेशन, अभी चीर पाड़ करूंगा, अभी दिमाग का जो गंदगी है ना उसे समाप्त करूंगा आपका, ठीक है। वो जब समाप्त हो जाएगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा। बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल से समझना है। देखो सबसे पहली बात, एक बार सिलेबस देखते हैं आयोग का। आयोग क्या कह रहा है, आयोग का सिलेबस क्या कह रहा है इस मुद्दे पे। देखिए आयोग कह रहा है उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होती है, उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे
निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, पूछा जा रहा है महिला सशक्तिकरण और आप लिख रहे हैं एग्रीकल्चर से जुड़ा हो। या तो एग्रीकल्चर को उसी से कंटेंट को जोड़ दे, वो मैं बात बताऊंगा कि मुख्य विषय को आपको कैसे देखना होता है, कैसे मुख्य विषय जब आप लिखते हैं तो मुख्य भाग में कैसे संभावनाएं लिखते हैं, कारण लिखते हैं, चुनौतियां लिखते हैं, मुद्दे लिखते हैं, समाधान लिखते हैं और जो पक्ष विपक्ष होते हैं वो भी लिखते हैं। बहुआयामी प्रयासों पर आप डेटा, केस स्टडी, दर्शन, सिद्धांत, कोई थिंकर, कोई थॉट, कोई कोटेशन, ठीक है, हर एक पहलू को डालते हैं। जो मेन बॉडी होती है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीदवार को एक विषय दिया जाएगा, उस विषय पर भी उसे केंद्रित रह के निबंध लिखना है। अपने विचारों को सुनियोजित रूप में व्यक्त करना है। जो आपके थॉट्स हैं, देखो 10 लोग निबंध लिखेंगे, सभी का अलग अलग ही होगा, ठीक है। तो अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। बहुत ज्यादा ये नहीं, क्योंकि भाई शब्द सीमा है हर जगह पे। संक्षेप में लिखें, चीजों को इतना ना लिखें कि आप एक ही बात को खींच रहे हैं। एक बार आपने बता दिया, आगे बढ़ जाएंगे, इस पे भी काम करेंगे। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। जो प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति होगी उसी के लिए अंक दिए जाएंगे। बहुत छोटा सा सिलेबस है बट इसमें बहुत मार्मिक बातें। सुनियोजित रूप से व्यक्त करे, विषय पर ही केंद्रित रहे, ये मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, विषय पर केंद्रित रहे, है ना। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति, ये सारे पॉइंट है। अंक प्रदान किए जाएंगे, ये सब लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब चलिए, निबंध को लेकर आप लोग रखे हैं कि इसका सर कोई चमत्कारिक पुस्तक बता दीजिए कि ये चमत्कारिक पुस्तक है, इसको हाथ में ले लेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी निबंध की लेखनी चलने लग जाएगी। ना तो कोई ऐसी सकला बुम बुम की पेंसिल है। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में आता था कि वो पेंसिल ले लिया तो तुरंत कुछ भी बनाते थे, वो भर जाता था। और किताबें, और मैं भी आपके सामने खड़ा हूं तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, आपने यदि किया नहीं तो सब बेकार है, बस इतना मान के चल लेना, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कम से कम 20-25 पॉइंट बताऊंगा। हर पॉइंट को यदि आप समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो कोई बात नहीं। आज बताऊंगा, फिर उनको अप्लाई करो, ठीक है। जो मैं आपको टास्क दे करके जाऊं उसको अप्लाई करो। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब मैं आपको अगली सेशन में बताऊं, जो बता के जाऊं उसके टास्क दूंगा, उसको अप्लाई करो। ये जरूर काम करना है, ठीक है। चलो अब सीधा आते हैं, सीधा इसमें घुमा फिरा के बात नहीं करते, सीधा बात करते। किताबें मैं बाद में बताऊंगा आपको कि निबंध को लेकर कौन सी पुस्तकें आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी किताबें आपको बताऊंगा। निबंध, अब निबंध को सिंपल सी बात करें तो निबंध के 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं। निबंध को 3 भागों में बांट के देखा जा सकता है। कोई भी निबंध होगा, हम 3 भागों को बांट करके उसको लिखते हैं। सबसे पहले होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना ये सब जानते हैं आप, प्रस्तावना, या इसी को हम भूमिका भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा होता है मध्य भाग या मुख्य विषय। मुख्य विषय। और तीसरा जो हिस्सा है वो है आपका उपसंहार। संहार। उपसंहार, ये आपका जो है 3 हिस्सों में निबंध को बांट करके आपको लिखना है, समझना है, जानना है। ये 3 मुद्दों को ही निबंध के अंतर्गत आपको रखना है। अब इन तीनों में क्या क्या लिखा जाता है, मैं सीधा इसी में ही आ जाता हूं। इससे क्या होगा, आपको और आसान हो जाएगा चीजें, ठीक है। एक मुद्दा और कह सकते हैं कि एक चीज जो निबंध में सबसे पहले करना होता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आप निबंध लेखन चालू करेंगे, वो होता है रूपरेखा बनाना। निबंध की एक सिनॉप्सिस क्रिएट करना, रूपरेखा बनाना। ये एक तरीके का रफ वर्क होता है। ये क्या होता है, आपका रफ कार्य। इसको हम दूसरी तरीके से कर सकते हैं, रूपरेखा के अलावा इसको बोलते हैं फ्रेमवर्क बनाना। ये भी आपको वहीं पे ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा, फ्रेमवर्क बनाना। ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कोई भी फ्रेमवर्क बनाते हैं, सिनॉप्सिस बनाते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे, ठीक है। सभी लोग बढ़िया से, इत्मीनान से अब बातों को समझे ही और करें। अच्छा, सबसे पहली बात प्रस्तावना।
प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, प्रस्तावना में क्या होता है भाई। कोई भी टॉपिक है तो उस टॉपिक के बारे में आप कुछ ना कुछ बताएंगे। देखो कोई भी चीज, मान लो कोई किताब है, हर किताब के आगे प्रस्तावना होती है। आपकी अपनी खुद की प्रस्तावना होगी। आप ही हैं, पहली बार जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं, सिंपल सा, देखो बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूं, जब फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हैं तो आप प्रस्तावना कैसी बनाते हैं? बहुत ही सभ्य बन जाएंगे, बहुत ही सुशील बन जाएंगे। आप ऐसा लगेगा दुनिया के सबसे सभ्य व्यक्ति आप ही हैं। आपकी भाषा बदल जाएगी, बोलचाल बदल जाएगी, बहुत शांत लहजा हो जाएगा, चाहे वो मित्र हो चाहे रिश्तेदार हो। जब फर्स्ट टाइम मुलाकात हो ऐसा लगता है इससे सभ्य बच्चा तो कोई है ही नहीं, और बड़ा विनम्र से मुस्कुरा के बातचीत करते हैं। फिर धीरे 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 क्या होता है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, महीने 2 महीने 4 महीने 10 महीने, साल भर, जैसे ही आपके रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं फिर आप मुख्य विषय में प्रवेश कर जाते हैं। सभी आयाम होते हैं, कभी आप किसी को पसंद करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी किसी से लड़ाई होगी, कभी झगड़ा होगा, कभी उसकी बुराई करेंगे, कभी उसकी अच्छाई बताएंगे। ये सभी आयाम, हर तरीके का आयाम, ये तो आदमी सही नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, आयाम चलते हैं ना, मल्टीपल डायमेंशन अप्रोच फिर हो जाता है उसी के प्रति, कमेंट करने लग जाते हैं। ये मुख्य विषय है। फिर उपसंहार भी आता है। उपसंहार में क्या होता है, यदि व्यक्ति बहुत अच्छा है तो सकारात्मक बातें होती हैं, भविष्योन्मुखी बातें होती हैं, सृजनात्मक बातें होती हैं, आशावादी नजरिया रहता है। यदि मान लो गलत भी है, मान लीजिए, है ना, तो भी ये रहता है कि अच्छा सही हो जाएगा भविष्य में, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं और ये आए दिन आप करते हो। निबंध भी कुछ इसी तरीके का है। प्रस्तावना कैसी होती है, प्रस्तावना ऐसी होती है कि वो आप, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं और बड़ा शांत सुलझा और सहज लग रहा है, तो आपको बड़ी जिज्ञासा होती है, आपको बड़ा उत्साहित हो जाते हो कि यार इसको जानना चाहिए, मुझे इससे मित्रता करनी चाहिए, कैसा व्यक्ति है ये। हमेशा जिज्ञासा पैदा होती कि नहीं होती है। वही बात लेखन के साथ है। जब भी आप कोई विषय वस्तु पे लिखते हैं और उसका आरंभ करते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना ही लिखते हैं, तो प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए, जो जिज्ञासा पैदा कर दे, जो जानने की इच्छा पैदा कर दे कि आगे और पढ़ना है, इसको पूरा पढ़ना। ऐसा नहीं कि एग्जामिनर का शुरू में ही मन जो है ऐसा हो जाए कि यार ठीक है कोई बात नहीं, बाकी के शब्द 50 शब्दों से ही समझ में आ गया कि इसमें आगे रस नहीं है। तो जो जिज्ञासा पैदा करे वो प्रस्तावना है। जिज्ञासा पैदा करे उसे प्रस्तावना। प्रस्तावना में मतलब आपके सेंटेंस ऐसे होने चाहिए, आपको इस पद्धति में इसे लिखना है जो जिज्ञासु हो, जो आगे को जानने को लेकर के काम करने की हमारी इच्छा हो। अभी इसको और डिटेल करूंगा मैं, थोड़ा सा भी समझते जाओ। मुख्य विषय जो आपका होता है, मुख्य भाग जो होता है, इसमें सभी आयामों को लिखना होता है। सभी आयाम, सभी मुद्दे लिखने होते हैं, सभी तरीके के पहलुओं के साथ इसको जोड़ना होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। उपसंहार जो आपका होता है, उपसंहार कैसा होता है, उपसंहार आपका सकारात्मक होता है, भविष्योन्मुखी होता है। सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव रवैया आपका हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, कभी भी अंत आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए, सकारात्मक। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक, संदेशोन्मुखी होना चाहिए, संदेशोन्मुखी होना चाहिए, संदेशोन्मुखी होना चाहिए, संदेशोन्मुखी। कैसा होना चाहिए, संदेशोन्मुखी होना चाहिए, सृजनात्मक, संदेशोन्मुखी, है ना। आशावादी होना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। और कैसा होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए, भविष्योन्मुखी होना चाहिए। ये 3 पक्ष मैंने आपको बताए। प्रस्तावना जो जिज्ञासु, जिज्ञासा पैदा करने, पढ़ने के बाद एक अलग ही जो है। ठीक है, अब देखिए निबंध में पहली बात तो ये 3 पक्ष होते हैं और 3 पक्षों के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, कि कैसे आपको प्रस्तावना लिखना है, कैसे आपको जो है
अब इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी लूँगा कि कैसे आपको किसी भी एक उसको उठाएंगे एक टॉपिक को और उसको लिखना चालू करेंगे। ठीक है, कैसे किसी चीज़ को जिज्ञासा पैदा करने वाला बनाया जा सकता है, इस पे आएंगे। ये तो बात हो गई इन तीनों सेगमेंट की। अब बात करते हैं कि निबंध कैसे लिखते हैं, निबंध को, ये तीनों पॉइंटों को, तीनों पक्षों को आखिरकार लिखते कैसे हैं। मुद्दा है कि अब ये तीनों पक्ष लिखे कैसे जाएं। समझ पा रहे हैं? अभी तक बात समझ आ रही है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं सभी लोग, कमेंट सेक्शन में। हाँ, उपसंहार का मतलब है किसी निष्कर्ष में आकर के किसी चीज को, किसी चीज के बारे में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, और दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए आपका। ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे सूचित करें, इतना समझ में आया? अभी तो आप बस इंटर कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, आयोग ने एक बात कही कि भाई जो भी आप विषय लिखें, निबंध लिखें, है ना। यहाँ पे एक बार सिलेबस पे चलते हैं, मैं पहले इस पॉइंट को आपको समझाना चाहूँगा। ये लिखा हुआ है विषय पर ही केंद्रित रहे। निबंध क्या होना चाहिए? विषय पर ही केंद्रित रहे। कई बार आमतौर पे होता क्या है कि विषय कुछ और होता है और हम कहीं और भटक जाते हैं, इतना ज़्यादा लिखना है। तो पहला बिंदु निबंध का जो हमारा है वो है विषय पर ही केंद्रित रहे। बस आज इसी को समझाऊंगा आपको अच्छे से, विषय पर ही केंद्रित रहे। कई सारे पॉइंट लिखवाऊंगा इसमें। अब देखिए, विषय पर कोई चीज केंद्रित कैसे रहेगी। ठीक है भाई, सभी लोग समझ रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कोई भी चीज विषय पर ही केंद्रित कैसे रहेगी, कैसे आपको विषय पर ही केंद्रित रहोगे, आप इधर उधर भटकोगे नहीं। जब आपको स्पष्ट होगा कि विषय वस्तु क्या है। पहले तो विषय की आधारभूत समझ आपकी होनी चाहिए। विषय की क्या होनी चाहिए? आधारभूत समझ, कि विषय में कौन कौन से आयाम जुड़े हुए हैं, विषय आपसे क्या पूछ रहा है। निबंध में कई बार जो अमूर्त आते हैं, तो कोई थिंकर के थॉट्स दे देगा, कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं वो आपको समझ ही नहीं आती हैं। तो जो आपका लेखन हो वो विषय पर ही केंद्रित कैसे रहेगा। सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना है कि हमें विषय से भटकना नहीं है। और विषय से कैसे नहीं भटकेंगे आप? जब आपको विषय की आधारभूत समझ होगी, पहली चीज ये। दूसरा क्या होगा? मुख्य विषय का अर्थ आपका स्पष्ट होना चाहिए। मुख्य विषय जो आपका है, मुख्य विषय का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। विषय पर ही आप केंद्रित रहें, विषय की आधारभूत समझ आपकी होनी चाहिए, मुख्य विषय का अर्थ आपका स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही आप सभी को यह भी समझना चाहिए कि विषय की मूल भावना क्या है। मूल भावना मतलब वो कहां तक आपसे चीजें पूछना चाहता है, कितना चीजों को जोड़ना चाहता है। तो मूल भावना आपकी स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए, सिंपल सा बता रहा हूं, कोई ऐसे है, निबंध है, वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो पहले आपको विषय पता होना चाहिए कि अच्छा ये अर्थव्यवस्था का ऐसे है। तो अब मुझे जो इसमें ज़्यादातर चीज़ें लिखनी है वो आर्थिक गतिविधियों के आसपास इर्द गिर्द जोड़ करके लिखना है। मान लीजिए कोई मुद्दा है जो कि समाज को इंगित कर रहा है, सामाजिक समस्या को इंगित कर रहा है, चाहे वो महिलाओं को लेकर के जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे बच्चों के जुड़े हुए मुद्दे हों, या स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हों। तो पहले आपको देखना है कि इसका दायरा कहाँ पर है, और हर एक चीज को उसी से केंद्रित करते जाना है, उसी से इंटर रिलेट करते जाना है। इसी को कहते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। ठीक है, मान लो कोई चीज कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई है, इकोनॉमी हो गया, साइंस टेक से जुड़ी हुई है, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई है। ये आपको इसी से, आप जब तक ये समझ नहीं विकसित करेंगे ना, तब तक आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये इस टॉपिक को इस पाठ्यक्रम के इस हिस्से के साथ जोड़ करके हमें स्पष्ट करना है। तो पहले आपको इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ठीक है, विषय वस्तु कुछ इसी आधार पे जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला काम जो हमें करना है, और ये मैं टास्क के तौर पे आपको दूंगा कि एक काम करिए, आप यदि जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आईएएस के 10 साल के यदि क्वेश्चन पेपर मिल जाएं,
वैसे आयोग की साइट में नहीं 10 साल के मिले, 2018 से निकाल लीजिए, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल के आपको मिल जाएंगे यूपीएससी वालों के। जो यूपी पीसीएस वाले हैं यूपी पीसीएस के 5 साल के निकालें, जो बीपीएससी वाले हैं वो बीपीएससी के 5 साल के निकालें। और ये सिर्फ ऐसे नहीं होगा, बीपीएससी का माफ करिएगा, अभी ऐड हुआ है आपका निबंध, इसी बार 68वीं बीपीएससी में निबंध ऐड हुआ है, तो 68वीं का निकालें आप। जहां पर भी जितने समय से निबंध है वो सभी बच्चे अपने निबंध को निकालें प्रीवियस ईयर। ठीक है, क्या करना है, पीवाईक्यू निकालने हैं स्टेट पीसीएस वालों को, सीजी वाले सीजी का निकालें, एमपीपीएससी वाले एमपी के निकालें, जेपीएससी वाले जेपीएससी का निकालें, आरएस वाले आरएस का निकालें, आरओ वाले आरओ का निकालें। और ये चीज क्लियर करने की प्रयास करें कि अच्छा ये जो निबंध है इसका केंद्र विषय वस्तु क्या है, आधारभूत विषय वस्तु क्या है, मूल भावना क्या है, इसकी विषय का अर्थ स्पष्ट हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है। ये एक टास्क आपको दे रहा हूं, ये काम कर लेना, मैं बोल रहा हूं तो कर भी लेना, ऐसा मत करना कि बाद में फिर आप इसको ठंडे बस्ते में डाल दो, ठंडे बस्ते में नहीं जाना। इससे क्या होगा, एक आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि यार मुझे कम से कम, क्योंकि ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है निबंध लेखन का, ये ध्यान रखिएगा, ये पहला स्टेप है। यदि यही स्टेप आपका गड़बड़ हो गया तो फिर आपका आगे का निबंध का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आप उसको समझ के नहीं लिखोगे कोई मतलब नहीं होगा आपका। प्रस्तावना लिखने से पहले आपको यह काम करना पड़ेगा, आपको एक थीम डेवलप करनी पड़ेगी, एक ब्रीफ आइडिया डेवलप करना पड़ेगा, उसी के आसपास एक थीम बनानी पड़ेगी कि अच्छा ये चीजें लिखनी है, वो सब दिमाग में चलेगा आपके। समझ रहे बात को, है ना। चलिए, तो ये पहला है और इसके लिए मैंने आपको एक टास्क दिया है और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप ये टास्क पूरा करोगे। ठीक है, पहली चीज तो आपकी ये होनी चाहिए निबंध लेखन में कि आपको आधारभूत समझ करना है। दूसरा, निबंध लेखन आपका क्या चाहता है, निबंध लेखन दूसरी चीज जो चाहता है, पहली चीज क्या कहता है कि विषय पर ही केंद्रित रहे। निबंध लेखन चाहता है कि जो कुछ भी आप लिखें वो प्रासंगिक होना चाहिए। प्रासंगिक मतलब विषय वस्तु से ही जुड़ा हुआ होना चाहिए, विषय वस्तु से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। प्रासंगिक का मतलब यही होता है, यदि आप कोई कोटेशन याद करके मान लीजिए गए एग्जाम हॉल पे और आप उसी को छाप आए, कोई फायदा नहीं है। आपको वही कोटेशन लिखना है जो उससे प्रासंगिक हो, जो उससे जुड़ा हुआ हो, है ना। आपको अपनी चीजें नहीं लिखनी है, तो प्रासंगिकता को ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रासंगिक होना चाहिए, उसका जुड़ाव होना चाहिए उस विषय से जो विषय के लिए अपेक्षित हो। प्रासंगिक का मतलब यही है, जो विषय के लिए अपेक्षित हो, जो विषय के लिए अपेक्षित हो, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। जो पूछा गया है वही लिखें, जो आपको आता है वह नहीं लिखें, इसको प्रासंगिकता कहते हैं। जो पूछा गया है वही लिखें, जो आपको आता है वह ना लिखें। बताएं। तो दूसरी जो आपसे डिमांड है निबंध लेखन की वो है प्रासंगिकता। ठीक है, अब तीसरी योग्यता जो आपको चाहिए निबंध लेखन के लिए, तीसरी योग्यता जो आप में होनी चाहिए, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को मैं दूसरे भाषा में कि रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता, किसी चीज को क्रिएट कर देने की योग्यता। ये समय के साथ आएगी, ऐसे नहीं होगा कि पहले दिन से ही आपके अंदर क्रिएटिव थॉट्स आ जाएंगे। अभी तो नॉर्मल आंसर राइटिंग करने को आपको दे दी जाती तो हाथ पांव सूज जाते हैं आपके, आप कोई नए विचारों को कैसे जोड़ पाओगे। तो ये भी आएगा आपका, कैसे आएगा मैं बताता हूं। तीसरी जो योग्यता है आपकी, रचनात्मक तरीके से, ये बहुत भारी भरकम चीजें नहीं, अभ्यास से सब कुछ डेवलप की जाती हैं। ठीक है ना, अभ्यास से आपको सब डेवलप हो जाएगा। रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता, क्या है आपका, रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता।
अब रचनात्मक तरीके से कैसे आप सोचते हैं, कैसे आप रचनात्मक तरीके से किसी चीज को सोच सकते हैं। पहली बात, अतिवादी दृष्टिकोण से बचें। यदि आप किसी बात पे बहुत अतिवादी हो जाते हैं, आप अपना ही पक्ष समझते हैं, कोई मतलब नहीं है। रचनात्मक तरीके से लिखने का मतलब है भावात्मक और सृजनात्मक पक्षों पर लेखन। भावात्मक एवं सृजनात्मक पक्षों पर लेखन, यह है आपका भावात्मक और सृजनात्मक पक्षों पर लेखन। ठीक है, अतिवादी दृष्टिकोण से आपको बचना है। अतिवादी दृष्टिकोण से बचना है, बचना है। और क्या है यहां पे, तीसरा जो इसमें सबसे बड़ी चीज है, आपको समाधान के साथ खड़े रहना है, आपको उपाय के साथ खड़े रहना है, आपको निदान के साथ खड़े रहना है। किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष को समझ करके उसका समाधान ढूंढना है आपको। ठीक है, तो आपको कहां कहां खड़ा रहना है, आपको समाधान ओरिएंटेड बनना है। जब आप समाधान ढूंढने लग जाएंगे तो आप रचनात्मक हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब तक आप समस्या के साथ खड़े रहते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ खड़े रहते हैं, आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आज आप देख रहे हैं लाइट है, विद्युत है, सब कुछ चल रहा है, घर बैठे क्लास देख रहे हैं आप। एडिसन अंधेरे के साथ नहीं खड़ा रहा, वो प्रकाश के साथ खड़ा रहा और उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया। सोचिए आप, बहुत बड़ी खोज है। तो जब आप किसी चीज के समाधान की तरफ खड़े हो जाते हैं कि भाई इसका सल्यूशन बताओ, सल्यूशन क्या होगा, तो जब आप समाधान ओरिएंटेड दिमाग को सोचेंगे, जब आप रचनात्मकता के साथ होंगे, समाधान के साथ होंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे और आप रचनात्मक हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर रचनात्मक योग्यता नहीं है, आप चीजों को सृजित नहीं कर पाते, आप सिर्फ एक चीज अपना लीजिए कि आप समाधान के पक्ष में हैं। प्रॉब्लम्स, एक प्रशासक के अंदर की सबसे बड़ी गुण यही होता है। और निबंध लेखन समझिए सारे गुणों को आपके परख लेगा। इथिक्स से बड़ा पेपर है ये, मैं इसको इस तरीके से मान के चलता हूं, उसे पता चल जाता है कि आपका रवैया कैसा है। तो आपका रवैया कैसा होना चाहिए, रचनात्मक यदि आपको बनना है तो रचनात्मक व्यक्ति का रवैया कैसा होता है, रचनात्मक व्यक्ति का रवैया हमेशा सकारात्मक होगा, हमेशा सकारात्मक होगा। लेकिन यहाँ पे सकारात्मक का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति पक्ष और विपक्ष को नहीं समझेगा, वो पक्ष भी समझेगा और विपक्ष भी समझेगा। जब वो पक्ष और विपक्ष समझ रहा है तभी तो वो सकारात्मक है, तभी वो क्या करेगा, इसका उपाय ढूंढेगा, निदान ढूंढेगा, उपाय ढूंढेगा, निदान ढूंढेगा। सीधा कनेक्शन है इसका पॉजिटिविटी से, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो रवैया आपको अपना सकारात्मक बनाना है, समाधान ओरिएंटेड बनाना है। आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, आशावादी। अपना दृष्टिकोण कैसा रखिए आप, आशावादी रखिए, निराशावादी नहीं रखिए। निराशावादी व्यक्ति जो है वो फिर रचनात्मक नहीं हो पाएगा, वो कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो रचनात्मक तरीके से सोचने का मतलब यह है कि हर एक पक्ष को जब भी आप डिस्कस करें, चर्चा करें, तो आप उसके दोनों पक्षों को देखकर समाधान की तरफ जाएं, तो कुछ ना कुछ निदान आपको मिलेगा। पॉसिबल ही नहीं कि निदान ना मिले। ठीक है, दूसरा, ये आपको तीसरी योग्यता मैंने बताई थी कि रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता। चौथी योग्यता आपका है विचारों को संक्षेप में लिखने की योग्यता। विचारों को, ये तो जीएस के पेपर से आ जाएगी आपको, वैसे संक्षेप में व्यक्त करना। कभी भी अपने विचार लिखने हो ना, कोशिश करिए कि कम से कम में कैसे लिख सकते हैं। अब विचारों को संक्षेप में हम कैसे लिखते हैं, जब विचारों को व्यर्थ में विस्तार देने से हम बच जाएं। हम क्या करते हैं, एक ही बात को खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं, खींचते रहते हैं और वो खींचती चली जाती है। तो विचारों को व्यर्थ में विस्तार देने से बचना है पहले तो। दूसरा, एक ही बात को बार बार लिखने से बचना है और निर्धारित समय सीमा पे ही लिखना है। जितना समय सीमा है, जितना शब्द सीमा है, यदि हम शब्द सीमा और समय सीमा दोनों को टारगेट कर लें, टाइम भी आपका फिक्स है और शब्द भी आपके फिक्स है, तो वैसे भी विचारों को हम
व्यर्थ के विचारों से बचेंगे। तो विचारों को संक्षेप में लिखने के लिए 3 चीजों को लेकर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या आप विचारों को विस्तार देने में ज्यादा काम कर देते हैं, व्यर्थ में विस्तार दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। क्या एक ही बात को आप मल्टीपल टाइम रिपीट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई मतलब नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसको। तो नंबर ज्यादा चाहिए तो विचारों को कम लिखिए और बहुत शानदार और बहुत ही चुनिंदा लिखिए, ठीक है। और ये सब अभ्यास का विषय वस्तु है। तो ये 4 पिलर अभी मैंने आपको बताया, ये 4 ही नहीं है बल्कि अभी बहुत सारे और भी पॉइंट है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। आज के सेशन में बस मैं आपको ये 4 पॉइंटों में लेकर के जा रहा हूं, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया विषय पर ही केंद्रित होकर के लिखना है। इसके लिए मैंने आपको एक टास्क दिया है कि आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और आप उनसे विषय को पता करिए कि कौन से विषय हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक आइडिया, टाइम दे रहा हूं आपको, पर्याप्त टाइम है, आप आराम से 2, 3, 4 साल, 5 साल, 10 साल जितना कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जितना अभ्यास करोगे उतना ज्यादा विषय को समझेंगे आप, उसकी मूल भावना को समझिए, मुख्य विषय क्या है उसका अर्थ क्या है समझने का प्रयास करिए, क्या क्या लिखना है। आपको ये लगता है कि अच्छा है तो एग्रीकल्चर से पूछ रहा है, लेकिन उसमें क्या क्या तत्व समाहित हैं, वो जब चीजें समझने में जाओगे तब आप इसके मूल भावना को अच्छे समझ पाओगे। फिर प्रासंगिकता के साथ कैसे इसको जोड़ करके लिखना है, थोड़ा सा रचनात्मक होना है। रचनात्मक के लिए आज मैंने आपको बता दिया कि अपना एटीट्यूड चेंज करिए, आपका रवैया अब हमेशा समाधान ओरिएंटेड होगा तो आप निश्चित तौर पे बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतने ही पक्षों को मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। आने वाले सेशन में मैं आपको प्रस्तावना को एक एक पक्ष को डिस्कस करूंगा, मुख्य विषय के एक एक पक्ष को डिस्कस करूंगा, उपसंहार के एक एक पक्ष को डिस्कस करूंगा, ठीक है। फिर टास्क दूंगा कि भाई चलो प्रस्तावना लिखना है, ये टॉपिक है, इसकी केवल प्रस्तावना, पहले केवल प्रस्तावना में काम कर लेते हैं, फिर मुख्य विषय में काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद 2-4 आप प्रस्तावना लिखोगे, 2-4 मुख्य विषय लिखोगे, 2-4 उपसंहार लिखोगे, फिर तीनों को जोड़ दें तो कैसा हमारा पूरा एक निबंध तैयार होता है। तो एक अभ्यास के साथ इनको हम क्रम से करते जाएंगे और चीजों को सीखते जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइए और अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करिए, उनको भी पता चले, उनका भी निबंध अच्छा हो पाए, वो भी निबंध लेखन के डर से भाग पाए, या मतलब जो एक डर है ना, वो डर से भाग जाना है। डर को लेकर के बैठे नहीं रहना, डर से भाग जाना है। डर से भाग के क्या होगा, निबंध लिखोगे। डर के पास नहीं रहना है, डर को डरा देना है। आप जब तक लिखोगे नहीं सब व्यर्थ है, जब तक मैं टास्क दूंगा उन्हें पूरा नहीं करोगे सब व्यर्थ है। तो जो टास्क दूं उसे पूरा भी करो, ठीक है। चलिए।